नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल। आज की इस वीडियो में एक बार फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं आपेक्षिकता एवं वैद्युत गतिकी यानी कि रिलेटिविटी एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ये बुक बीएससी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए रहती है जनरली। इसमें 5 चैप्टर्स हैं। पाँचों चैप्टर कौन कौन से हैं? सबसे पहला चैप्टर है विद्युत चुंबकीय तरंगे यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और विद्युत चुंबकीय तरंगों का परावर्तन एवं विवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये इसमें दूसरा चैप्टर है। और तीसरा है द्रव्य के साथ विद्युत चुंबकीय तरंगों की अन्योन्य क्रिया, इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद मैटर। और चौथा चैप्टर इसमें जो है वो है आपेक्षिकीय यांत्रिकी यानी कि रिलेटिविस्टिक मैकेनिज्म। और पांचवा चैप्टर इसमें जो है वो है आपेक्षिकीय विद्युत गतिकी यानी रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इस चैप्टर में हमने प्रस्तावना पर एक वीडियो डाल दिया है, ज़रूर देखना चाहिए आपको। विस्थापन धारा यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट के संदर्भ में भी एक बहुत शानदार वीडियो डाला है, ठीक है, और वो भी 3D डायमेंशनल वीडियो के साथ डाला है। अब हम तीसरा टॉपिक जो है इसका वो है मैक्सवेल की समीकरणें यानी मैक्सवेल्स इक्वेशन। इस मैक्सवेल्स की इक्वेशन 4 हैं। मैक्सवेल की प्रथम समीकरण, मैक्सवेल की द्वितीय समीकरण, मैक्सवेल की तृतीय समीकरण और मैक्सवेल की चतुर्थ समीकरण यानी मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन एंड फोर्थ इक्वेशन। ये 4 इक्वेशंस कौन कौन से 4 नियमों पर आधारित है, इसको देखना चाहें तो एक छोटा सा वीडियो है, बहुत छोटा सा वीडियो है, 1 मिनट का भी नहीं है। उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर अभी आप आई बटन में देख सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आप समझ पाएंगे कि ये चारों नियम कौन कौन से नियमों पर आधारित हैं। आज की इस वीडियो में मैक्सवेल की 4 समीकरणों में से जो फर्स्ट इक्वेशन है वो स्थिर वैद्युतिकी में गाउस के नियम पर आधारित है, उसका डेरिवेशन हम जानने वाले हैं। एक इक्वेशन का डेरिवेशन हम पूरा बड़े विस्तार से अच्छे से समझेंगे। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। बाकी के आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें। तो अब जानते हैं मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन क्या है, इसका डेरिवेशन किस प्रकार से करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने जाना था कि मैक्सवेल की 4 समीकरणें हैं। मैक्सवेल के 4 समीकरणों में से जो पहली समीकरण है वो स्थिर आवेश के गाउस के नियम पर आधारित है। आपने कक्षा 12th में गाउस का नियम ज़रूर पढ़ा होगा, यदि वो याद नहीं है तो एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। गाउस का नियम क्या कहता था? किसी बंद पृष्ठ से यानी कोई भी एक बंद सरफेस है, उस सरफेस से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स यानी जो बाहर की तरफ जाने वाला कुल विद्युत फ्लक्स होगा उसको फाई ई से हम डिनोट करेंगे। उस कुल विद्युत फ्लक्स का मान जो होगा वो बंद पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q तथा माध्यम की विद्युतशीलता यानी परमिटिविटी एप्सिलॉन के अनुपात के बराबर होगा। यानी कि फाई ई यानी कि विद्युत फ्लक्स का मान Q बटे एप्सिलॉन के बराबर होता है। ये समीकरण हम कक्षा 12 में याद कर चुके हैं एक बार। अब यहाँ पर विद्युत फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करते हैं? तो विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं हम? विद्युत फ्लक्स होता है किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत रेखाएं, ठीक। अतः फाई ई की वैल्यू कैसे निकालते हैं? विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल का गुणा, यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं जिस क्षेत्रफल से गुजरती हैं उसे विद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। हम कक्षा 12 में ये पहले पढ़ चुके हैं कि फाई ई जो यहाँ पे विद्युत फ्लक्स है उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? विद्युत क्षेत्र और उस सतह का क्षेत्रफल, एरिया कितना है, जिस एरिया से विद्युत चुंबकीय रेखाएं गुजरती हैं उस एरिया और उस क्षेत्रफल का दोनों का गुणा जो होता है वो होता है विद्युत फ्लक्स, ठीक। यहाँ पे मान लेते हैं कि S टोटल सरफेस है बंद पृष्ठ का, ठीक है। हमने माना कि बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स निकालना है। हम मान लेते हैं कि उस टोटल बंद सतह का क्षेत्रफल S है, उसमें से DA क्षेत्रफल, मान लो एक छोटा सा क्षेत्रफल लेते हैं, उस DA क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत रेखाओं के कारण विद्युत फ्लक्स हो जाएगा E डॉट DA। इस E डॉट DA की सहायता से टोटल जो सरफेस है बंद उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, इसका समाकलन करके। एक छोटे से हिस्से का दिया हुआ हो और बड़े पूरे क्षेत्रफल का निकालना हो, पूरे एरिया का निकालना हो तो समाकलन किया जाता है। यहाँ पे जो फाई ई है वो विद्युत फ्लक्स है, ई जो है वो विद्युत क्षेत्र है और डी ए क्या है? क्षेत्रफल एस का अंश है छोटा सा, ठीक है। हमने क्या किया? सबसे पहले गाउस के नियम का समीकरण लिख लिया। अब फाई ई की वैल्यू इस तरह से निकली, ठीक। अब क्या करेंगे? देखिए
अब यदि ये मान लें कि बंद पृष्ठ जो है उस बंद पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q है, मान लें कि उस बंद पृष्ठ में टोटल आवेश का मान है वो Q है, तो इस आवेश का मान हम आयतन आवेश घनत्व यानी रो के पदों में लिख सकते हैं। ठीक है, आवेश घनत्व क्या होता है सबसे पहले तो ये जान लो। इस समीकरण को लिखने से पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा आवेश घनत्व क्या होता है। आवेश घनत्व 3 प्रकार के होते हैं, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व यानी कि लैम्डा का मान होता है वो आवेश बटे उस रेखा की लंबाई। पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान सिग्मा का मान होता है आवेश बटे क्षेत्रफल उस सतह का, पृष्ठ का। आयतन आवेश घनत्व का मान निकालेंगे रो का आवेश बटे आयतन। ठीक, आवेश बटे लंबाई हो तो रेखीय आवेश घनत्व, आवेश बटे क्षेत्रफल हो तो पृष्ठीय आवेश घनत्व, और आवेश बटे आयतन हो तो आयतन आवेश घनत्व। कहने का मतलब है इकाई लंबाई में उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को आवेश घनत्व कहते हैं पृष्ठीय, और एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को हम आयतन आवेश घनत्व रो से दर्शाते हैं। लैम्डा से दर्शाएंगे तो रेखीय आवेश घनत्व है, सिग्मा से दर्शाएंगे तो पृष्ठीय आवेश घनत्व है, और रो से दर्शाएंगे तो वो आयतन आवेश घनत्व है। तो यहाँ पर हमें टोटल आयतन में कितना आवेश है वो निकालना है, तो हम इसकी सहायता से निकालेंगे आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व क्या है? आवेश बटे आयतन, आवेश बटे आयतन। तो यहाँ पर देख लीजिए, हम ये मान रहे हैं कि बंद पृष्ठ जो है उसमें टोटल आवेश मान निकालना है। ठीक है, और बंद पृष्ठ में टोटल आवेश का मान निकालने के लिए यहाँ पर हम आयतन आवेश घनत्व का मिलेंगे रो। ठीक है, तो यहाँ पर आयतन आवेश घनत्व रो का जो मान मिला है वो इकाई आयतन वाली कोई भी आकृति का उसमें जो आवेश है वही आयतन आवेश घनत्व हो जाएगा। जब बटे में 1 हो तो Q के बराबर आ जाएगा रो बराबर, तो Q का जितना मान होगा रो का मान हो जाएगा उतना ही। ठीक है, तो V का मान 1 करने पर ये Q के बराबर आ जाता है। ठीक है, तो कुल मिला के बात यह है कि आयतन आवेश घनत्व क्या है? आयतन आवेश घनत्व एक छोटे से आयतन वाले, एकांक आयतन वाले, इकाई आयतन वाली आकृति में जो कुल आवेश है वही आयतन आवेश घनत्व है। ठीक है, हमें निकालना है टोटल आयतन। ठीक है, हमने तो एक छोटे से आयतन, एक आयतन वाली कोई भी आकृति का आयतन माना है। जब भी एक छोटी सी आकृति का एकांक आयतन वाली कोई भी चीज़ का आकार दे रखा हो, एक छोटा सा मान दे रखा हो, एक छोटे से अंश का मान दे रखा हो और टोटल का मान निकालना हो तो हम समाकलन करेंगे। तो ठीक है, इसका हम आयतन के सापेक्ष समाकलन कर लेते हैं। तो Q का टोटल मान कैसे निकलेगा? आयतन आवेश घनत्व का आयतन के सापेक्ष क्या कर लेंगे? समाकलन, यानी कि इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। आयतन के सापेक्ष हमने इसका समाकलन करना है तो हम पीछे लिख लेंगे dV। ठीक है, इस तरह से उस सतह में उपस्थित कुल आवेश का मान आ जाएगा, यानी कि Q का मान क्या आया? रो dV का समाकलन V के सापेक्ष। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम में कुल चार्ज की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इंटीग्रल ऑफ रो dV विद रिस्पेक्ट टू V। ठीक है, तो यहाँ पर Q का मतलब है संपूर्ण आयतन में कुल आवेश। ठीक, रो का मतलब है आयतन आवेश घनत्व। तो सबसे पहले तो हमने गाउस के नियम की समीकरण लिखी एक नंबर, फिर फाई की वैल्यू इस तरह से निकालते हैं E डॉट A, यानी कि E और A यानी कि विद्युत क्षेत्र और उस सतह का क्षेत्रफल का गुणा। यहाँ पे dA लिख लिया, छोटा सा अंश है उसका इंटीग्रल कर लिया तो टोटल का निकल आएगा। और फिर Q की वैल्यू जो है वो रो dV के बराबर इस तरह से लिख लेंगे। तो यहाँ से इस समीकरण को लगा लेंगे 3। ठीक, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये जो Q की वैल्यू आई, Q की वैल्यू आई है वो रखेंगे वहाँ, और जो फाई की वैल्यू आई उसको रखेंगे यहाँ। ठीक, समीकरण 2 और समीकरण 3 इन दोनों की वैल्यू समीकरण 1 में डाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा EDA और वहाँ ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा EDA और यहाँ आ जाएगा रो dV। तो मैं पीछे लिख रहा हूँ। तो समीकरण 2 और 3 की वैल्यू हमने 1 में रखी। अब देखो समीकरण 1 ये थी कि फाई E बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन है। फाई E की वैल्यू हमने निकाली E डॉट dA और Q की वैल्यू हमने निकाली रो dV और 1 अपॉन एप्सिलॉन बार ले लिया। ठीक है, समाकलन बंद पृष्ठ S के सापेक्ष E डॉट dA का बराबर 1 अपॉन एप्सिलॉन समाकलन आयतन के सापेक्ष रो dV। इसको समीकरण 4 लगा लो। सबसे पहले समीकरण 1 लिखी, उस समीकरण में 2 और 3 की वैल्यू रखने पर समीकरण 4 आई। ठीक, यहाँ पर तो है सतह के क्षेत्रफल के सापेक्ष, तो ये तो है पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला, यानी कि ये है पृष्ठीय समाकलन, जबकि यहाँ है आयतन के सापेक्ष।
तो ये हुआ आयतन समाकलन, ये है पृष्ठीय समाकलन और ये है आयतन समाकलन। तो हम करेंगे क्या, दोनों को आयतन में बदल देंगे। तो इस तरफ जो वैल्यू पड़ी है एस के रूप में, उसको वी के रूप में बदलनी है, ठीक है। और इसके लिए हम उपयोग करेंगे गाउस के डाइवर्जेंस थ्योरम का, यानी गाउस की डाइवर्जेंस थ्योरम की सहायता से गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय के द्वारा पृष्ठीय समाकलन को आयतन समाकलन में बदल देंगे। तो ये जो पढ़ा है पृष्ठीय समाकलन, इसको आयतन समाकलन में कैसे बदलेंगे देखिए। इसके बराबर हम लिख सकते हैं ये ई की जगह लिख देंगे डेल्टा और ई का गुणा, ठीक है, और डी ए की जगह लिख लेंगे डी वी और एस की जगह हो जाएगा वी। इस तरह से इसको हम बदल सकते हैं, ठीक है। तो गाउस के डाइवर्जेंस प्रमेय की सहायता से हमने पृष्ठीय समाकलन को आयतन समाकलन में बदलना है और फिर इसकी जो वैल्यू है ये वहाँ पर डाल देंगे, ठीक। इस तरह की डाइवर्जेंस थ्योरम्स आपने फर्स्ट ईयर में ज़रूर पढ़ी होंगी, तो ये वहाँ से याद रखनी पड़ेंगी। कुल मिला के यहाँ तो अभी आपको याद ही रखनी है गाउस की डाइवर्जेंस थ्योरम है क्या। ई डॉट डी ए को डेल्टा डॉट ई डी वी के रूप में लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से इसकी वैल्यू वहाँ डाल देंगे, वहाँ डालने के बाद देखिए वहाँ तो हो जाएगा फाई डॉट ई डी वी, ठीक। और ये पड़ा 1/ε और रो डी वी तो पड़ा ही है। तो अब ये दोनों ही आयतन के रूप में बदल गए हैं, दोनों ही आयतन समाकलन बन गए हैं। इसको समीकरण संख्या 6 लगा लो, ठीक। जिस डाइवर्जेंस थ्योरम से बदला उसको समीकरण 5 लगा लेंगे और ये 4 समीकरण ऊपर आई है, ठीक है। अब समीकरण संख्या 6 कहाँ आई है, ये पड़ी। इस समीकरण का क्या करेंगे, ये समीकरण 6 पड़ी है। समीकरण में 6 में देखें तो दोनों ही आयतन के सापेक्ष हैं और आयतन हमने यहाँ पे स्वैच्छिक आर्बिट्रेरी लेना है। उपरोक्त समीकरण 6 को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रकार से आयतन, ये समाकलन वाला चिन्ह और v और ये dv, और यहाँ से भी समाकलन वाला चिन्ह और dv दोनों हटा लें तो क्या बचेगा, केवल डेल्टा डॉट ई बराबर रो अपॉन एप्सिलॉन, तो डेल्टा डॉट ई बराबर रो अपॉन एप्सिलॉन, ये समीकरण संख्या 7 आ जाएगी। और इसी समीकरण को मैक्सवेल की पहली समीकरण कहते हैं, डेल्टा डॉट ई बराबर रो अपॉन एप्सिलॉन, ठीक। ये मैक्सवेल की प्रथम समीकरण कहलाती हैं, ठीक है। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेल्टा डॉट डी बराबर रो, कैसे लिखेंगे, बटे में कौन है एप्सिलॉन को उस तरफ गुणा में भेज दीजिए। जब एप्सिलॉन को गुणा में भेज देंगे तो ये समीकरण बन जाएगा कुछ इस तरह से, डेल्टा डॉट ई गुणा एप्सिलॉन हो जाएगा बराबर हो जाएगा रो के, बटे में जो एप्सिलॉन पड़ा वो उस तरफ गुणे में चला जाएगा तो ये हो जाएगा रो के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे ये है डेल्टा डॉट ई गुणा एप्सिलॉन को अंदर की तरफ ले लें तो डेल्टा ऑफ एप्सिलॉन ई बराबर रो हो जाएगा। एप्सिलॉन ई को कहते हैं हम विद्युत विस्थापन सदिश, ठीक है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि विद्युत विस्थापन सदिश के पदों में लिखें तो एप्सिलॉन ई वेक्टर की जगह डी वेक्टर डाल रहे हैं, तो एप्सिलॉन ई वेक्टर की जगह डी वेक्टर डाल देंगे। अतः मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन इज, ये हो सकती है या फिर ये हो सकती है। इस तरह से भी लिखते हैं, इस तरह से भी लिखते हैं, कुछ नहीं है। बटे में जो एप्सिलॉन पड़ा उसके गुणा में चला जाएगा ई के, तो ई और एप्सिलॉन मिलकर डी हो जाएगा, ठीक। तो ये मैक्सवेल की पहली समीकरण, इसको अच्छे से याद कर लेना। क्या है, अच्छे से याद कर लो, डेल्टा ऑफ ई वेक्टर बराबर रो अपॉन एप्सिलॉन या डेल्टा ऑफ डी वेक्टर बराबर रो, ठीक। इस तरह से भी कह सकते हैं आप, इस तरह से भी कह सकते हैं कि डेल्टा वेक्टर डॉट ऑफ ई वेक्टर बराबर रो अपॉन एप्सिलॉन और डेल्टा वेक्टर डॉट ऑफ डी वेक्टर बराबर रो, ये दोनों आप याद कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सवेल की पहली समीकरण मैंने आज की इस वीडियो में जान ली। मैक्सवेल की दूसरी, तीसरी, चौथी सभी समीकरणों को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। जैसे ही अगला वीडियो आएगा इसकी सूचना आपको मिल जाएगी और आप इसकी वीडियोज़ प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, आपको वीडियोज़ ज़रूर मिल जाएंगे यदि मैंने अपलोड कर दिए हैं तो, ठीक।